सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। अपोजिशन ये सोच रही है कि हुकूमत को घर कैसे भेजा जाए और 13 दिसंबर के बाद का जो लाहेअमल है वो अपोजिशन का क्या होना चाहिए। और ज़ाहिर है जो अपोजिशन की क़यादत है और वो जो PTM की क़यादत उन्होंने आज सर जोड़ लिए और एक अहम इजलास आज PTM का हुआ। एक जानिब तो अपोजिशन जलसे कर रही है, हुकूमत खिलाफ तहरीक चलाने पर गौर कर रही है और दूसरी जानिब मुल्क में कोरोना बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। हुकूमत ही कहती है कि इसका सबब ये जलसे हैं, ये तहरीक है जिस पर अपोजिशन एक नॉन सीरियस एटीट्यूड दिखा रही है। लेकिन अपोजिशन का मौक़िफ़ ये है कि इस पर सिर्फ और सिर्फ हुकूमत सियासत कर रही है। ना PTM के जलसों से कोरोना फैल रहा है बल्कि हुकूमत को जो खुद करना था वो उसने कर लिया। सिर्फ और सिर्फ इस जलसों को रोकना मकसद है। खैर आज का सवाल ये नाजरीन कि PTM करेगी क्या। और आज का जो इजलास हुआ उसमें 3 नुकात पर गौर हुआ। क्या इज्तिमाई इस्तीफ़े दिए जाएंगे, लॉन्ग मार्च किया जाएगा या फिर धरना दिया जाएगा। अब ज़ाहिर इस पर मुशावरत हुई और इसका ऐलान ही जल्द होगा। या तो ये ऐलान आज होगा या फिर 13 दिसंबर के जलसे में किया जाएगा, क्योंकि उसके बाद ही जो एक तेज़ी के साथ जो तहरीक है वो आगे बढ़ेगी। सिद्दीक साजिद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, पहले उनसे अपडेट ले लेंगे फिर उसके बाद डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। सिद्दीक, अब ये इजलास ख़त्म हो चुका है PTM का, ये 3 नुकात थे ज़ेर गौर, किस नुक्ते पर इत्तेफाक किया है PTM की तमाम जमातों ने? PTM का जो इजलास है वो उसका पहला दौर खत्म हुआ, अभी नमाज का वक्फा है। अभी थोड़ी देर में दोबारा इसका जो दूसरा दौर है वो शुरू हो जाएगा। जो तजावीज़ थी उनका आपस में इन जो जितने भी शुरका थे उन सब ने जो है वो तबादला किया है। और उसमें 2-3 जो पॉइंट आप खुद भी बता चुकी हैं, इस्तीफों का ऑप्शन है, धरना है, लॉन्ग मार्च है। और उसमें एक चौथे ऑप्शन के ऊपर भी आज गौर हुआ है, वो है मौलाना फजलुर रहमान की तजवीज़ के जेल बरो तहरीक। कि अगर किसी जगह पे कारकुनों को या रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जाता है तो उसी शहर में उसी जिला में धरना दे दिया जाए और वहाँ पे फिर जो है वो जेल बरो तहरीक जो है उसी जिला में शुरू कर दी जाए। तो ये उनकी एक तजवीज़ है, ये सामने रखी गई है। लेकिन उसमें जो अहम तरीन बात है वो है पीपल्स पार्टी। अभी आसिफ अली जरदारी ने खिताब करना है, वीडियो लिंक के जरिए वो आ चुके हैं। नवाज शरीफ अपना खिताब कर चुके हैं। नवाज शरीफ और फजलुर रहमान का मौक़िफ़ एक है, वो ये कह रहे हैं कि इस्तीफों का ऑप्शन जितनी जल्दी हम इस्तेमाल कर लें इनके ऊपर दबाव बढ़ेगा। और वो इसकी वजह ये करार दे रहे हैं कि अगर हम इस्तीफे दे देंगे इतनी बड़ी तादाद में हुकूमत ज़िमनी इलेक्शन नहीं करवा सकेगी। अगर ये करवा कर खुद आ भी गए तो इनकी क्रेडिबिलिटी जो है हुकूमत की वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि अपोजिशन ईवानों में मौजूद ही नहीं होगी। पीपल्स पार्टी का ये कहना है, क्योंकि पीपल्स पार्टी है सिंध में हुकूमत में और वो नहीं चाहते, ज़ाहिर है अगर ये फैसला हो जाता है PTM के प्लेटफॉर्म से तो फिर से उनको सिंध हुकूमत छोड़नी पड़ेगी। वो ये कह रहे हैं कि आप पहले लॉन्ग मार्च या धरने का ऑप्शन इस्तेमाल करें। और लॉन्ग मार्च में वो ये कह रहे हैं कि आप दिसंबर जनवरी में ना करें, आप फरवरी में करें, क्योंकि दिसंबर और जनवरी में सर्दी बहुत ज्यादा होगी। तो लॉन्ग मार्च भी आप फरवरी तक ले जाएं। और जब सेनेट के इंतखाबात मार्च में होने तो मार्च से थोड़ा सा पहले आप इस्तीफों का ऑप्शन जो है तब आप इस्तेमाल करें। अच्छा। अभी ये तमाम जो डिस्कशन है वो हो रही है, ये जो तजावीज़ अभी कोई इत्तेफाक नहीं हुआ, यानी कि किसी एक नुक्ते पर इत्तेफाक नहीं हुआ। नहीं, अभी किसी एक चीज के ऊपर भी इत्तेफाक नहीं हुआ। और ये भी आपकी बात ठीक है कि इस चीज के ऊपर भी अभी ये इत्तेफाक नहीं कर पाए कि जो आज फैसले होने हैं उनका आज ही ऐलान करना है या 13 दिसंबर को लाहौर के जलसे में करना है। अभी तक तो जितनी भी तकारीर हुई है उसमें हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया गया, एस्टेब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बनाया गया, बढ़ती हुई महंगाई की बात की गई। तो सिद्दीक साहब, ये खबर है कि आपके पास कि आज फैसला हो जाएगा, किसी एक नुक्ते पर इत्तेफाक हो जाएगा या फिर एक और मीटिंग बुलानी पड़ेगी PTM को? जब वो जैसे ही आई थी तो हमने उनसे पूछा था, मरियम नवाज उनका एक छोटा सा जुमला है, तो हमने पूछा जी आप तो आर और पार की बात कर रही थी, तो क्या आज आर पार हो जाएगा? तो उन्होंने कहा जी हाँ जी इंशाल्लाह आर या पार करके ही आज जो है बाहर आएंगे। कि तो वो ज़ाहिर है उनका एक अग्रेस वो दिखा रही हैं। लेकिन जो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि उसमें पीपल्स पार्टी का पूरा एक वफद शरीक है। उसमें राजा परवेज अशरफ है, यूसुफ रजा गिलानी है, शहरी रहमान है, खुद बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। उनकी बात भी ज़ाहिर है एक बड़ी पार्टी है सिंध में, वो गवर्नमेंट है, वो अपनी सारी चीजें उनको बता रहे हैं। तो और इसी वजह से मौलाना फजलुर रहमान ने एक बड़ी चाल ये खेली है कि उन्होंने अपने तमाम जो अरकान पार्लियामेंट हैं, कौमी असम्बली में, सेनेट में और सूबाई असम्बली में, उन सब के इस्तीफे उन्होंने ले लिए हैं। और वो इस एक बड़े पॉइंट के साथ आज गए हैं और उन्होंने ये बात कही कि देखिए मेरे अरकान के इस्तीफे तो मेरे पास आ गए हैं।
अब आप फैसला कर ले। तो अब जाहिर है ये एक उन्होंने कोर्ट में बॉल डाल दी है पीपल्स पार्टी और नून लीग। क्या देखना ही होगा कि आज के जलसे के ये जो पूरी क़यादत बैठ गई है। बहुत शुक्रिया सिद्दीक आपका, हमें बता रहे थे कि आज की जो मीटिंग है इसका अब फैसला क्या होता है, और जाहिर है ये फैसला आज सुनाया जाएगा या 13 दिसंबर के बाद सुनाया जाएगा। हुकूमत के लिए कितनी मुश्किल खड़ी हो सकती है। मेरे मेहमान मौजूद हैं, शौकत बसरा साहब मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन कर चुके हैं, और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा भी मेरे साथ मौजूद हैं, और दीगर मेहमान मुझे आगे जाके ज्वाइन कर लेंगे। बसरा साहब, हुकूमत कहीं ना कहीं किसी मुश्किल का शिकार नज़र आती है। अब ज़ाहिर है अगर इस्तीफ़े आ जाते हैं और आज मौलाना फजल रहमान साहब के पास जमा हो गए हैं, नून लीग के अगर मरियम के पास जमा हो गए हैं, और कल ये पेश कर दिए जाते हैं सेनेट में, कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में, फिर हुकूमत घबराएगी? सुमैया, तारीख जो बताती है और जो मेरा एक सियासी कारकुन के तौर पे तजर्बा है, जलसे जुलूसों से, लॉन्ग मार्च से, धरनों से माजी में ना कभी कोई हुकूमत गई है और ना ही ये जाने वाली है। क्योंकि तारीख में, बल्कि दुनिया की तारीख में इतना बड़ा लंबा धरना 126 दिन का तो शायद किसी ने नहीं दिया होगा। और जलसे जुलूस भी बहुत किए थे, इमरान खान ने, ज़ाहिर उनके पीछे आने वाले बहुत थे। हाँ, ये एक बात संजीदा है कि अगर ये लोग मुस्ताफ़ी हो जाते हैं सब के सब, पीपल्स पार्टी असम्बली तोड़ देती है, वो तो उन्हें ख़ुद तोड़नी है, पंजाब असम्बली से, नेशनल असम्बली से, बलूचिस्तान से, KP से, तो ये एक मुश्किल सूरत हाल होगी। और उसके लिए ज़ाहिर है जब ये नौबत आएगी तो हम उसके लिए फिर स्ट्रेटजी बनाएंगे क्या करना है। दूसरी बात यह है कि जो मेरी अपनी इन्फॉर्मेशन है, जैसे आप लोगों के ज़राए होते हैं असल में इस वक्त तो पीपल्स पार्टी तो किसी तौर पर भी रेजिग्नेशन की तरफ नहीं जाना चाहती। अच्छा। और जहाँ तक नून लीग की बात है, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं वो बिल्कुल इस वक्त इस्तीफ़े देने के लिए तैयार नहीं हैं। नून लीग के ख़ास तौर पे साउथ पंजाब के अंदर जो लोग उनके मौजूद हैं वो इस्तीफ़े देने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि उन्होंने इनकार कर दिया है। हाँ, जो इस वक्त ये जो GT रोड जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे लोग जो हैं, अगर तादाद को हम देखें तो मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि मुस्लिम लीग नून के 20 से 30% लोग जो है शायद रेजिग्नेशन दे जाएं। तो इतनी बड़ी तादाद में रेजिग्नेशन के लिए कोई इशू नहीं है, वैसे हम ही बाय इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। और पीपल्स पार्टी के आप बड़े वसूख से बता रहे हैं, पीपल्स पार्टी ज्वाइन तो नहीं कर रहे आप? देखिए, मैं आपको अर्ज करूँ, पीपल्स पार्टी में रहा हूँ मैं वहाँ पर उनकी क़यादत को, थोड़ी सी साइकी को भी जानता हूँ, दोस्तों की वर्किंग को भी जानता हूँ, और मेरे ख़ास तौर पे बहुत सारे वहाँ पे लिंक्स आज भी मौजूद हैं जो किसी तौर पे भी आज नून लीग पे आज भी ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। एक मीटिंग में यहाँ तक बल्कि बात हुई कि अगर इस्तीफ़ों की बात करनी है तो पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब अपने पूरे टब्बर के साथ पाकिस्तान वापस आए। अच्छा। और हम मियाँ साहब को इस्तीफ़े देते हैं, और ये हकीकत बात है, ये कोई जोक नहीं है। हम मियाँ साहब को इस्तीफ़े देंगे, मियाँ साहब इस्तीफ़े पेश कर दें। चूँकि माजी में आपको पता है कितनी दफ़ा पीठ में छुरा घूमता है, क्योंकि मियाँ साहब जो है ट्रस्टवर्दी नहीं है, वो काबिल इत्मीनान नहीं है। सही। उन्होंने हमेशा एक तरफ गुड कॉप बैड कॉप चल रहा होता है, साथ उनके अभी देखें ना मोहम्मद जुबैर, वो भी डील मांग रहे थे। अभी भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पे जो प्रेशर है वो सिर्फ एक बात का है। आज अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस जिद से पीछे हट जाए कि मैंने एहतसाब का कोई मामला नहीं है, करप्शन ओवरलुक करता हूं, बारी लेनी है, कंप्लीट करना है, कुछ भी नहीं होगा। ये समझती है कि इनसे NRO मांगा जा रहा है और वो NRO नहीं देंगे वजीर आजम, और इस पर ये सारी तहरीक हो रही है। मुर्तज़ा, ये जो PDM की तहरीक है, ये एक पानी का बुलबुला साबित होने जा रही है, या वाकई इसमें दम खम है और ये हुकूमत को जाने पर मजबूर कर देगी? तो अभी कहना कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि PDM की जो क़यादत है उसमें काफ़ी सारा इख्तिलाफ़ राय भी मौजूद है। अभी आज मिल के बैठे हुए हैं सारे, कुछ देर बाद उसका आउटकम भी सामने आ जाएगा। लेकिन जो हमारी इतलात हैं उसमें कुछ इस तरह से ही है कि अभी ये हम इस्तीफ़े दे रहे हैं, पार्टी के लोगों ने इस्तीफ़े देना शुरू कर दिए हैं, फ़लाँ जगह से इस्तीफ़ा आ गया है, फ़लाँ जगह से आने वाला है, उन लोगों ने दे दिया है। ये सिर्फ नर्व्स गेम है, और आज भी ये सिर्फ जो स्ट्रेटजी बना रहे हैं, ये स्ट्रेटजी लाहौर के जलसे के हवाले से बन रही है, इस्तीफ़ों के हवाले से स्ट्रेटजी कोई नहीं है। ना आज ये अनाउंस कर रहे हैं कि जी हम इस्तीफ़े जो है वो देंगे या दे रहे हैं या दे दिए जाएंगे। तो इस तरह की जो है पॉलिटिकल जो माइंड्स हैं वो समझते हैं इस बात को कि इस सारी गेम में
थोड़ा सा प्रेशर डालना होता है गवर्नमेंट पे और दीगर लोगों पे, तो वो प्रेशर जो है वो पूरी तरह से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि कोरोना ने इस हाल तक पहुंचा दी है कौम को कि अभी ये प्रेशर बन ही नहीं पा रहा। और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी पीपल्स पार्टी जो है वो पूरी तरह से इस्तीफ़ों के हवाले से तैयार नहीं है और इस्तीफ़ों में भी उस वक्त तक जान नहीं पड़ सकती जब तक किसी न किसी एतबार से किसी जगह से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिल जाता। तो अभी जो सारा जो प्रोग्राम चल रहा है वो जो आने वाले जो जलसा है लाहौर का उस हवाले से है। और लाहौर में आप देखेंगे कि अभी रैलियाँ शुरू हो जाएंगी, जलसे शुरू हो जाएंगे, छोटे छोटे कॉर्नर मीटिंग शुरू हो जाएंगी पंजाब भर में। तो ये किया जाएगा कि लाहौर का जलसा किसी न किसी हद तक कामयाब बना दिया जाए। इस्तीफ़ों की जब बात आप पूछते हैं कि इस्तीफ़े कैसे नहीं होंगे, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास पंजाब का बैटल ग्राउंड तो है नहीं, वहाँ उनकी कुछ सीटें नहीं हैं। और आने वाले दिनों में भी अगर खुदा न खास्ता इलेक्शन भी हो जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और तहरीक इंसाफ के दरमियान ही कोई मुकाबला होगा। बाकी कुछ 2, 4, 5 सीटें हो सकता है जिस तरह इस दफ़ा मिली हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वही मिल जाए। तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अगर रहना सिंध में है और वो सिंध की गवर्नमेंट वहाँ फार्म करेगी तो अभी उन्हें क्या तकलीफ है। तो होगा क्या इस तहरीक का जब इस्तीफों का ऑप्शन नहीं काम करेगा? फिर धरना क्या होगा, लॉन्ग मार्च होगा, क्या होगा? फिर ये तहरीक 13 दिसंबर के बाद थम जाएगी, रुक जाएगी? नहीं, रुकनी नहीं है, बिल्कुल आपकी बात मैं बताऊं आपको कि रुकनी नहीं है। ये जलसा होगा, जलसे में ही ऐलान कर दिया जाएगा कि जी अब हम जो है वो लॉन्ग मार्च करेंगे। लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। पार्टियां फिर अपने आप को मुनज़्ज़म करेंगी, सब लोग मुनज़्ज़म करेंगे, फिर आएंगे ये इस्लामाबाद और यहाँ पे धरने के लिए आएंगे। लेकिन बहुत सख्त मौसम है, बहुत सर्द मौसम है। ये लोग जो हमारे शहरों के लोग हैं, जिस तरह मैं पंजाब की पॉलिटिक्स को समझता हूँ, पंजाब में ऐसे लोग नहीं हैं कि वो आके यहाँ इस्लामाबाद में धरना दे के बैठ जाएं। ना कोई इस हद तक मुखलस है अपनी अपनी क़यादत से। अवाम को भी ये नहीं है कि वो इनके पीछे आएंगे और आके यहाँ पे बैठ जाएंगे। वो सिर्फ अगर धरनों के हवाले से देखा जाए तो 2 पार्टियाँ बड़ी मकबूल हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान अवामी तहरीक। उन्होंने जिस तरह के धरने दिए हैं वो शायद ही कोई दे सके। आने वाली तारीख में भी ऐसा कोई काम जो है वो नज़र नहीं आएगा। लेकिन बहरकैफ अगर कुछ 1000 बंदे या लाख के करीब बंदे यहाँ इस्लामाबाद में इकट्ठे कर लिए जाएँ, लेकिन इनके साथ एक फैक्टर जो है मौलाना फजल रहमान साहब का है, वो अगर यहाँ पे अपने लोगों को ले आते हैं पूरे अपने पूरे झील झेल के साथ के उस तमाम शहरों से तालिब इल्मों को, मदरसे के लोगों को, मौलवियों को और अपने जो उनके मुतक़दीन हैं उनको, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये टोटल मौलाना फजल रहमान साहब की एफर्ट्स होगी और बाकी कुछ लोग अपना अपना हिस्सा उसमें ऐसा ही है। अब ये तो यहाँ पे आके ऐसा ही है, बिल्कुल यहाँ पे आके इस्तीफों की बात करेंगे। ये यहाँ पे आके फिर इस्तीफों की बात करेंगे कि हम अब और उस वक्त तक तमाम सियासी जमातें जो हैं वो देख लेंगी कि क्या रुख इख्तियार हो रहा है, किस तरह से कोई ऐसी कुव्वत उनके साथ रब्ता कर रही है। तो फिर ज़ाहिर उसी वक्त गेम जो है वो प्लान होगी। राइटली सेट पॉइंट टेकन। ये बसरा साहब, जो भी ऑप्शन ऑपोजिशन अभी उन पर काम कर रही है, देख रही है, इन्हीं ऑप्शंस पर हुकूमत भी गौर कर रही होगी कि जो भी अब ऑपोजिशन का प्लान होगा उस पर हमारा बैकअप प्लान क्या होगा, हुकूमत का अगला लाहे अमल क्या होगा। अगर ये लॉन्ग मार्च करते हैं तो क्या इन्हें करने दिया जाएगा, अगर ये धरना देते हैं तो क्या इन्हें धरना देने दिया जाएगा, हुकूमत का अपना क्या लाहे अमल है, तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए। हुकूमत बिल्कुल इनको नई रुकावट डालेगी। इनका आईनी जमहूरी हक है। और फिर अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खुद ये काम करते रहे तो हमारे पास कोई जवाब नहीं है किसी को रोकने का। ना ही कानून इजाज़त देता है, ना सियासत देती है, ना आइन देता है। अब बात रहेगी कि इस वक्त जो प्रिवेलिंग कंडीशन वही तो, पहले तो आप उसको रोक रहे हैं, फिर वहाँ नहीं रोकेंगे आप। ये बात तो सही है, पहले तो आप यहाँ रोक रहे हैं। सुमैया मेरी गुजारिश सुन लें। इस वक्त जो सुमैया जो अलार्मिंग सिचुएशन है वो ये है, क्यों रोक रहे हैं? आखिर हमने मुल्तान से पहले इनको क्यों नहीं रोका? 4-5-6 जलसे किए लोगों ने ना। इस वक्त आप खुद कराची में बैठे तो आपने मुल्तान में भी 2 घंटे पहले परमिशन दी थी। डबल स्टैंड, मेरी गुजारिश सुन लेना। हमारा जितना बस चला हम कोशिश करेंगे कि लोग इकट्ठे ना हों। अच्छा, उसकी रीजन क्या है? अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। और सुमैया कोई दूसरी सूरत हाल नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हमने ये फैसला किया है
कि हम किसी को रुकावट नहीं डालेंगे, गिरफ्तार नहीं करेंगे, हम कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे, वो अदालतों में उन मुकदमात को फेस करेंगे। अच्छा। लेकिन दूसरी गुजारिश है मेरे, सुने ना, आप सुमैया इस वक्त कराची में बैठी हैं, आप डबल स्टैंडर्ड्स देखें। कराची में लॉकडाउन है, कराची में लोगों को कहा जा रहा है कोरोना से बच जाएं, बहुत सारी वफात हो रही हैं। मैं हारूनाबाद की मिसाल आपको पिछले दिनों दी थी। सो ये हुकूमत का जिम्मेदारी है, लेकिन ये बात जब तक ये पुरअमन रहेंगे, कानून को हाथ में नहीं लेंगे, हुकूमत कोई काम नहीं करेगी। और दूसरी बात, ये बिल्कुल जाएं, इस्लामाबाद जाएं, धरना दें, जलसा करें, जुलूस करें, कौन इनको रोकता है? नहीं देखिए, लेकिन एक बात जो ज़हन नशीं करने वाली है तो कि आप ये बताएं ना, कोरोना जिस तरह फैल रहा है, क्या एक आध महीने बाद कोरोना खत्म हो जाएगा? क्या वैक्सीन आ जाएगी तो फिर धरना और लॉन्ग मार्च कैसे करने देंगे? सुमैया रिजवान, यही बात मैं आपको पहले कही है अपनी गुफ्तगू में कि हम ये करेंगे कि हम इनके खिलाफ कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, मुकदमात दर्ज करेंगे, हर तरीका गिरफ्तारी नहीं होगी। ये बात हमने फैसला कर लिया है कि इनका कोई बंदा गिरफ्तार नहीं करना, ताकि ये ना कहें कि जी हमने तो लाखों के लोगों ने आ जाना। भाई 11 पार्टियां हैं, अगर लाहौर के अंदर आप 1-1.5 महीने से तैयारी कर रहे हैं, जहां सारी की सारी सीटें सिवाय 3-4 सीटों को छोड़ के आपकी हैं, जो 1.5-2 करोड़ का शहर है, अगर वहां भी आप लाख बंदा इकट्ठा नहीं कर सकती 11 पार्टियां, पीपल्स पार्टी भी है, नून लीग भी है, फजलुर रहमान साहब भी, तो मुझे बताइए क्या होगा? यहाँ पर तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तारीखी जलसा किया था, क्या उसके बाद हुकूमत चली गई थी? ये इतवार वाले जलसे पे कोई रुकावट नहीं डालेगी हुकूमत, पंजाब हुकूमत कोई कंटेनर नहीं खड़ी करेगी, किसी को पकड़ेगी नहीं, किसी को जेल में नहीं डालेगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा। ना किसी को पकड़ रहे हैं, अच्छा, ना किसी को जेल में डाल रहे हैं, ना कंटेनर लगा रहे हैं। अच्छा। अगर हमने करना होता तो अभी इनकी रैलीज शुरू हुई हैं, जलसे जुलूस कर रहे हैं, और ये कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। वैसे तो ये गुज़श्ता 40 साल से कोरोना बने हुए हैं। अच्छा। अभी इनफैक्ट इनको देखें ये किस तरह इन लोगों को पाकिस्तान के गरीबों ने, अवाम ने इनको वज़ीर आज़म भी बनाया, वज़ीर आला भी बनाया, वज़ीर भी बनाया। अब किस तरह बदला ले रहे हैं उन लोगों से ये, यानी कि आज कम से कम इनको कौम पे तरस खाना चाहिए, लेकिन ये नहीं खाएंगे। उसकी रीज़न क्या है? इनको पता है कि डे बाई डे आने वाला हर दिन जो है, आप लीडरशिप इनकी देख लेना, जो लोग एक्टिव हैं सुमैया, पीपल्स पार्टी की क़यादत, नून लीग की क़यादत, बाकी कौन है? खकान अब्बासी साहब हैं, आपके राना सनाउल्लाह साहब हैं, साद रफीक साहब, तमाम के तमाम केसेस इस वक्त उनके अदालतों में चल रहे हैं। अब वो समझ रहे हैं कि हमारे लिए दुनिया तो पहले अंधेर हो गई है, कुछ भी नहीं है ना, अब कोई ना कोई ऐसा तरीका निकले कि जिससे हम साद रफीक का केस देख लें, वो भी आपके सामने है, उस पर जज सामने है। इसी तरह शाहिद खान अब्बासिया केस देख लें, तो कोई खास पेशरफ तो केसेस में नहीं है ना बस साहब, जिस पर शादियाने बजाए हुकूमत। समैया, आप जब मियां नवाज शरीफ का केस चल रहा था उस वक्त भी यही तबसरे हो रहे थे, केस में तो कुछ भी नहीं है, वो तो पनामा केस था, अदालतों ने सजाएं दी, वो तो आखिर मटीरियल सामने आया। सुनिए मेरी गुजारिश सुनिए, एविडेंस सामने आई। हाँ। अभी भी जमानत हो जाना केस का फैसला नहीं है, जमानत कत्ल के केस में हो जाती है। अब आपने देखना है कि जो एविडेंसेस आएंगी, जो चीज़ें प्रोड्यूस होंगी वहाँ पर, उसके बाद जजमेंट क्या आती है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि डोंट बी जजमेंटल बिफोर द जजमेंट ऑफ द कोर्ट। जब केसेस पेंड, अच्छा मैं आपको फिर अर्ज करूँ, जब आप जी मुझे आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा ठीक है, बस आपकी आवाज़ ज़रा बेहतर करें ताकि मुझे उनकी बात सुनाई दे। मुर्तज़ा, एक चीज़ तो ये है कि ज़ाहिर है अपोजिशन ही अभी एक जगह पर मुत्तफ़िक नहीं हो रही है कि एक्चुअली अपोजिशन को करना क्या है, लेकिन हुकूमत का आपको क्या लग रहा है? क्या हुकूमत कहीं ना कहीं परेशानी का शिकार है इस पीडीएम की तहरीक को, इस पीडीएम के जलसों को लेकर? अपोजिशन की इस तहरीक से क्या हुकूमत को घबराना चाहिए? देखिए जी, अपोजिशन का जो इस वक्त का इज्तिमा है जो आने वाले दिनों में उनकी मूव है, उससे डेफिनेटली हुकूमत में परेशानी मौजूद है। अच्छा। और उसका इजहार वक्तन फ़वक्तन आप ये देखते हैं कि कुछ ऐसे इक़दामात किए जा रहे होते हैं कि किसी न किसी तरह से जलसा ना हो, और हुकूमत अपनी रिट कायम करने के लिए, अभी बसरा साहब का आपने सुना कि हम मुकदमात दर्ज करेंगे, तो मुकदमात किस चीज़ के दर्ज करेंगे जब आप एक तरफ इजाज़त दे रहे हैं कि आप आएँ, और किसी भी पार्टी का हक है कि वो सियासी तौर पर जदोजहद करे, बात करे, अपोजिशन हम भी करते रहे हैं, तो वो अब किसी तो जब तक सरकारी अमलाक को नुकसान ना पहुंचाया जाए, कोई ऐसी
इनके जलसे में तो आपने देखा था कि बिल बिजली के गैस के जला दिए गए थे और लोगों को ना बिल्कुल ऐसा ही है। और वो इतना बड़ा धरना था, उसमें जब कुछ नहीं हुआ पॉइंट। लेकिन मुर्तजा सिद्दीकुल फारूक साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं और काफ़ी देर से वो हमारे साथ आए हैं। उन्होंने ज़ाहिर वक्त काफ़ी गुजर चुका है तो उनका मौक़िफ़ मैं ले लूँ। मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ आना ज़रूरी है। सिद्दीक साहब, खैर देर से आप आए और देर से आपने ज्वाइन किया, लेकिन मैं चाहती हूँ आपका मौक़िफ़ आए। जो आज का PDM का इजलास है, अभी तक कुछ फैसला नहीं हो सका ख़ास तौर पर इस्तीफ़ों के मामले पर अगर हम बात करें। नून लीग तो कह रही है इस्तीफे देगी और JUI भी ज़ाहिर अपने इस्तीफे लेकर बैठी है लोगों के, लेकिन पीपल्स पार्टी किस हद तक आप लोगों का साथ देगी? लॉन्ग मार्च हो, धरना हो या इस्तीफे हो? सिद्दीक साहब, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। इस्तीफों पर PDM में कामिल इत्तेफाक है। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल अब आ रही है, कैरी ऑन प्लीज। ये PDM में इस्तीफों पर कामिल इत्तेफाक है, कोई इख्तिलाफ नहीं। सही। आज चूंकि 11 पार्टियां हैं और ये जमहूरी फोरम है, हर एक ने अपनी बात करनी है, फैसले मुशावरत से होते हैं। लेकिन आप ज़हन में रखें, बल्कि आप अपने सामने रखें कि PDM का ये जो 12 निकात सामने आए हैं, उनमें किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ नहीं। अब ये जो तजावीज़ अब तक सामने आई हैं वो ये आई हैं कि इस्तीफे बर वक्त जमा करा दिए जाएं मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास, और जब इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च हो और वो मार्च में जब वो मरहला आए कि इस्तीफे स्पीकर के पास जमा कराए जाएं, पीपल्स पार्टी साथ देगी आपका? उनकी सिंध में हुकूमत है। नहीं, सिंध में हुकूमत है तो हो सकता है ना इस्तीफे सिर्फ कौमी असम्बली से फैसला हो, पार्लियामेंट से असेंबली में इस्तीफा देंगे, सूबाई असेंबली से नहीं देंगे। देखिए, मैंने फैसला नहीं करना। फैसले के लिए 11 पार्टियों की क़यादत बैठी हुई है। मैं इम्कान की बात कर रहा हूँ, मैं इम्कान की बात कर रहा हूँ और हम अपने अपने ज़हन के मुताबिक बात कर रहे हैं। मैं फैसला कर रहा हूँ, ना PTI का कोई नुमाइंदा इस आपके चैनल पे बैठ के स्क्रीन पे कोई फैसला कर सकता है। हम वजाहत कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। एक बात तय है कि ये फोरम आइन, जमहूरियत और पार्लियामेंट की बालादस्ती, आइन के तसल्सल और उसके लिए जो काम भी जमहूरी अंदाज में करना पड़ा, कानून को हाथ में के बगैर, तबाही बर्बादी किए बगैर वो काम ये करेगा। चलें, ठीक है, और जो भी होगा वो आपस की मुशावरत से होगा। लेकिन देखना ये है कि वाकई जो पीपल्स पार्टी है वो इस नुक्ते पर इत्तेफाक करती है नहीं। तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया। सिद्दीकुल फारूक साहब आपका भी, बसरा साहब आपका भी, और गुलाम मुर्तज़ा आपका भी बहुत शुक्रिया। ब्रेक में वापस आएंगे तो भारत में किसानों का जो एहतजाज है उसके बारे से बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ बात करें भारतीय किसानों के एहतजाज की। एक मुतनाज़े बिल जो ज़राअत का एक नया कानून मुतारिफ़ कराया गया जिस पर भारत के किसान जो हैं इस ज़रूरी क़वानीन के ख़िलाफ़ एहतजाज करें। 13वां रोज़ इसमें भारत बंद करो तहरीक का आगाज़ कर दिया गया है। और अगर हम बात करें भारत यानी कि जो पंजाब और हरियाणा, जहाँ पर खुराक की फराहमी का जैसे हब समझा जाता है, अब ये किसान जो कि अपने हुकूक के लिए जंग लड़ रहे हैं और भारत की इस बेख्तिलाफ़ की कई जमातें हैं जिनमें तकरीबन 24 जमातें हैं जो कि इनका साथ दे रही हैं, और मगर वो साथ साथ ये भी कहती हैं कि ये जो नया कानून हुकूमत लाई है भारतीय हुकूमत, ये किसानों की मौत का परवाना है। अब 24 सियासी जमातों की हिमायत हासिल होना, इतना बड़ा एहतजाज होना, ये क्या करने क्या जा रही है भारतीय हुकूमत? जिस तरीके से अपने ही लोगों के लिए इस तरह के कानून बनाए जा रहे हैं, वहीं के लोगों के लिए ज़िंदगी को मुश्किल बनाया जा रहा है, तो आगे खुद भारत की हुकूमत के लिए क्या सूरत हाल होगी, इसे बात करेंगे इस प्रोग्राम के इस हिस्से में। और दिफाई तज़किराकार अमजद शुएब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अमजद शुएब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, पंजाब और हरियाणा जिसे हब समझा जाता है कि खुराक की फराहमी पूरे इंडिया को यहाँ से होती है, जब वहाँ के किसान एहतजाज कर रहे हैं और ख़ुद उन्होंने दिल्ली की जानिब बढ़ने की कोशिश की गई, लेकिन अब वहाँ पर तमाम सड़कें उन्होंने ब्लॉक कर दी हैं,
अब जो भारतीय हुकूमत जिस तरह कवानीन अपने ही लोगों के मुखालिफ लेकर आ रही है, क्या लग क्या रहा है, क्या मुस्तकबिल होगा इस भारतीय हुकूमत का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वहां पे सूरत हाल ये है कि जो एहतजाज करने वाले लोग हैं बुनियादी तौर पे 90% तो वो सिख हैं, और सिख जो हैं वो इस वक्त बिल्कुल पुरअमन हैं, लेकिन एहतजाज उनका इतना डिटरमिन्ड, यानी इतना उसमें आप कह लीजिए कि वो मुसर हैं कि वो वहां से हिले नहीं, वो उसी जगह सख्त सर्दी में बैठे हुए मौजूद हैं दिल्ली के बाहर। ये इतनी बड़ी कुर्बानी है, इतनी तकलीफ उठाने का मकसद यही है कि वो ये समझते हैं कि अगर ये कानून उन्होंने कबूल कर लिए तो फिर उनकी नस्लें भी भीख मांगने पे आ जाएंगी, उसमें बहुत ज्यादा उनका नुकसान होगा, और ये वो चीज है जिसको वो खत्म करना चाहते हैं। दूसरी तरफ ये है कि भारत का एक वजीर आजम है जो अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग मैन के तौर पे दुनिया के सामने पेश करता है। अपने लोगों को भी उसने बार बार पाकिस्तान बैशिंग के, जी पाकिस्तान को मजा चखा देंगे, वो उसको बड़ा एक मजबूत, बड़ा बहादुर आदमी समझते हैं। लिहाजा उसने ये काम किया कि जो भी उसने कानून या जो कदम उठाया है, बावजूद इसके कि उसको नुकसान हुआ है, उसने उस कदम को वापस नहीं लिया, क्योंकि वो इंप्रेशन देना चाहता है अपने लोगों को कि मैं तो जो करूं, मैं फिर उससे मैं उससे मुड़ता नहीं, हटता नहीं, मैं उससे, तो मैं उस पर कायम रहता हूं। आप देख लीजिए, डिमोनेटाइजेशन उसने की, कश्मीर का आर्टिकल 370 उसने किया, कश्मीर हाथ से निकला हुआ, लेकिन वो बज़िद है कि मैंने 370 आर्टिकल 370 को बहाल नहीं करना। तो यही उसने किसानों के मामले में भी किया है कि यहाँ पे 3 कवानीन ऐसे बना दिए। अब उसमें बुनियादी तौर पे जो फायदा होगा, जो प्रॉफिट कमाएंगे, नफा कमाएंगे, वो बड़े बड़े जो अदारे हैं, जैसे अंबानी हैं, ये कोई अलायंस वाले हैं, यानी जो बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट अदारे, जो कंपनियां बड़ी बड़ी, उनको इजाजत होगी कि वो एक किसानों के साथ एक लीगल डॉक्यूमेंट साइन करें, एक मुआहदा साइन करें और उसमें कीमत तय कर लें। बिल्कुल। यहाँ पे आके सारा मसला बनता है कि जब वो कीमत तय करेंगे, अगर वो कीमत ज्यादा तय करते हैं तो उन्होंने अपना मुनाफा भी लेना है, अवाम में जाके गल्ला महंगा बिकेगा। अगर वो कीमत कम से कम तय करते हैं तो किसान का नुकसान होता है, क्योंकि मुनाफा तो फिर भी उन्होंने लेना है जो अपने गोदामों में गंदम डालेगा। तो किसान इस मामले में परेशान है कि हमें तो बजाय इसके कि हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ देती, इन्होंने हमें उन बेड़ियों के आगे डाल दिया जो कंपनियों वाले हैं, और कंपनियों वाले तो अपने मफाद को देखते हैं, उन्होंने तो अपना मुनाफा देखना है। वो कंपनियां बनी किस लिए हुई? वो आम की भलाई के लिए तो नहीं बनी, वो तो अपने मफाद के लिए बनी, अपने मुनाफा के लिए बनी। तो ये वो चीज है जिसके ऊपर किसान सख्त परेशान है कि आज ये कानून लागू हो जाता है जो कि उन्होंने कर दिया, तो किसान तो आगे मजबूर हो जाएगा, वो हाथ फैला के बैठा रहेगा इन बड़े बड़े कारोबारी लोगों के सामने, बड़े बड़े अदारों के सामने। तो इस वजह से मोदी अपनी जिद पे है, वो हठधर्म आदमी है, एक आरएसएस का, हिंदुत्व का प्रस्तार और कह लीजिए कि टेररिस्ट माइंड का आदमी है, वो इस पे कोई रियायत देने को तैयार नहीं। ऐसा ही है। और इन पे कभी दहशत गर्द नाम इन लोगों पे लगाते हैं, कभी कहते हैं ये खालिस्तान बनाना चाहते हैं, कभी कुछ, उनको और जरियों से ये तंग करना चाहते हैं या उनको अरेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन जो असल मसला है उसकी तरफ मोदी नहीं आ रहा। तो मेरा ख्याल है कि इस पे आज तो पुरअमन है, लेकिन कल डेफिनेटली किसान तंग आ गए तो फिर वो, अब हो सकता है कि वो पुरतशद्दद एहतजाज करें। और मोदी जैसे आदमी के लिए बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि उसने तो अपने मुल्क को, हमें तो खैर कोई तकलीफ नहीं, बैठे अपने मुल्क में, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन भारत को उसने नफरतों का एक गढ़ बना दिया, और उसके साथ साथ ऐसे कवानीन अपनी जबरदस्ती कर करके उसने उसका बेड़ा गर्क कर दिया। अमजद साहब, यही चीज जिस तरह कोरोना को टेकअप किया भारतीय हुकूमत ने, कोरोना की सूरत हाल को काबू ना करके मईशत को तबाहाल कर दिया, वहाँ पर जो बेड़ा गर्क लोगों की जानें गई, रोजगार गए, और अब इसके बाद किसानों के लिए इस तरह के खबरें, क्या मोदी हुकूमत खुद अपने ही लोगों को, अपने ही मुल्क को डिबोने के चक्कर में? देखिए, बात यह है कि जब अवाम बेवकूफ हो जाएं और वो ये ना समझ सकें कि ये शख्स अपनी सियासत को पुख्ता कर रहा है, अपने पांव जमा रहा है, उनके मुफाद में नहीं कुछ कर रहा, तो वो और उसने इनकी अवाम की एक नफ्सियात समझ ली, उनकी नफ्स पे हाथ रखा, और नफ्सियात वही है मुसलमान दुश्मनी और पाकिस्तान दुश्मनी, उस पे नारे लगा के तो उसने इन लोगों को अपने पीछे कर लिया। नतीजा ये कि उनकी तबाही हो रही है, भारत का बेड़ा गर्क हो रहा है, चाइना के सामने ये फंसे पड़े हैं,
कोरोना का बहुत बुरा हाल है, उनके यहाँ इकोनॉमी माइनस में चले गई है, -8 तकरीबन कहा जा रहा है। और उसके साथ साथ आप देखिए कि कश्मीर हाथ से निकला हुआ है, यहाँ ये किसान आके बैठे हुए हैं, ये इतने सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन वो शख्स जो है वो अपनी जिद पे कायम है और मुल्क अगर तबाह होता है तो होता रहे। लेकिन अगर हम देखें ये सारी पॉलिसीज जो कि भारत मुखालिफ हैं, खुद भारत के लिए, खुद अपने मुल्क के लिए नरेंद्र मोदी की ये तमाम पॉलिसीज़ मुखालिफ हैं। फिर एक कश्मीर के लिए जो रवैया है, जो वहाँ पर जुल्म सितम है और तमाम चीज़ें सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने। अमजद शुएब साहब, बार बार पाकिस्तान बता चुका, अब तो पूरी दुनिया जानती है कि दहशतगर्दी कहाँ से होती है, दहशतगर्दी कौन करवाता है, मरकज़ क्या है, और ख़ुद पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने वाला मुल्क भारत है। उसके बावजूद अगर अपने ही ज़ाती मफादात की खातिर जो दीगर ममालिक खामोश है, तो आपको क्या वजह नज़र आती है कि हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह नहीं है, या फिर वही ज़ाती मफादात हैं इसकी वजह से चुप साधे हुए हैं दीगर ममालिक? देखिए, दोनों चीज़ें हैं। एक तो दूसरे ममालिक के अपने मफादात हैं, तो वो भारत को बहुत ज़्यादा नाराज़ नहीं करना चाहते, दबी ज़बान में कोई बात करते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान है कि हमने भी कभी इतनी भरपूर कोशिश नहीं की जितनी की ज़रूरत है हमें, क्योंकि हम भी एक हल्की सी कोशिश करते हैं, बात करके फिर उसके बाद महीनों चुप हो जाते हैं। तो लोग शुक्र करते हैं, बाहर की कौमें जो हैं, वो बाहर के ममालिक, वो समझते हैं कि ठीक है, इन्होंने एक आध दफ़ा क्या दिया तो वो तो दरगुजर हो सकता है, लिहाजा वो प्रेशर, वो बात आगे बढ़ती नहीं। हमें तो एक मुहिम के तौर पे इस एक चीज़ को लेके पीछे लगे रहना चाहिए, ताकि अक़वाम आलम की याददाश्त से ये चीज़ें महव ना हो, वो हर वक्त उनके ज़हनों पर रहे, लेकिन हम वो कोशिश नहीं करते। तो दुनिया भी अपने मकासद के लिए वो भी चुप हो जाते हैं। अब आप देखिए कि अमेरिका ने, यानी इससे बड़ी मुनाफकत क्या होगी, भारत में मुसलमानों की जिस तरह लिंचिंग होती है सड़कों पे, मुसलमानों के साथ जो कुछ दिल्ली में हुआ, उससे पहले बाबरी मस्जिद का हुआ, अदालतें उनको इंसाफ नहीं दे रही। आप देखिए कि अदालत ने किसी मुसलमान के कत्ल का, वो समझौता एक्सप्रेस का केस गया, जो भी केसेस वहां गए, गुजरात की कत्ल गारत का गया, सब बरी, हिंदू बरी और मुसलमान मुजरम, ये वहां पे हालात हैं। लेकिन अमेरिका ने अभी लिस्ट छापी उन मुल्कों की, जो आज ही बाहर आई, कि वो मुल्क जहां पे मजहबी हम आहंगी नहीं है और मजहबी मुनाफरत है, कि माइनॉरिटीज वगैरह को तंग किया जाता है, उसमें भारत का नाम ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही तो इस होता है कि आप, यानी पाकिस्तान का नाम है और चंद ममालिक का, भारत का नहीं है, तो उससे आप एक ज़हनियत का अंदाजा कर सकते हैं कि ये जो आलमी सियासत है, ये मुनाफकत पे मबनी है, मफादात पे मबनी है, इसमें इंसाफ या कोई फेयर प्ले वाली बात नहीं है। लिहाजा हमें उस चीज़ को आगे लेके बढ़ना चाहिए, हमें इस किस्से को एक मुहिम के तौर पे इन चीज़ों को चलाना चाहिए। हम अपने मकसद से हट जाते हैं, एक दिन के बाद भूल भाल गए, वो फिर दुनिया भी शुक्र करती है कि चले, बोलने वाला कोई नहीं तो ठीक है, मामला चलता रहे। ऐसा ही है, लेकिन बोलना चाहिए, और आप जो दुश्मन है उसकी हर चीज़ पर नज़र रखने की ज़रूरत होती है, हर पहलू पर, हर एक्ट पर। बहुत शुक्रिया अमजद शुएब का। और जो तबसरा कर रहे थे अमजद साहब, वो बिल्कुल ठीक था कि पाकिस्तान की अपनी पॉलिसीज़ और पाकिस्तान का जो बयानिया है वो मुस्तकिल तौर पर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो भारत में हो रहा है उस पर ना सिर्फ हमारी नज़र होनी चाहिए, बल्कि उसको देखते हुए हमारी आगे के बयानिया को चलना चाहिए। ब्रेक ले रहे हैं, वापस आएंगे तो जो कोरोना की बिगड़ती हुई सूरत हाल मुल्क भर में है और वैक्सीन के हवाले से हम कहां खड़े हैं, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। और प्रोग्राम के इस हिस्से में एक कोरोना वायरस की बात करें जो कि मुल्क में बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। अगर हम वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन के हवाले से फ़िलहाल पाकिस्तान जो कि एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, गरीब मुल्क है, अभी फ़िलहाल कोई बुकिंग नहीं करवाई, और वैक्सीन में अभी लगता है कि हम कुछ और महीने में इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन अच्छी खबर ये है कि दुनिया में वैक्सीनेशन का जो एक प्रोग्राम है उसका आज से आगाज़ कर दिया गया। बरतानिया में जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसका आगाज़ हो गया और पहली वैक्सीन एक 90 साल खातून को लगा दी गई है। लेकिन पाकिस्तान में इस तरह केसेस बढ़ रहे हैं और अमवात में जिस तरह से इजाफा हो रहा है,
कुछ महीने बाद हम कहाँ खड़े होंगे। और वैक्सीन के हवाले से हुकूमत का कोई प्रोग्राम अभी तक सामने नहीं आया। कमेटियाँ तश्कील दी जा रही हैं, रकम मुख्तस की जा रही है, लेकिन उससे आगे मामला अभी नहीं। इसी में बात करेंगे, डॉक्टर मिर्ज़ा अली अजहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सदर हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन सिंध के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। वैक्सीन के हवाले से अभी तक पाकिस्तान ने कोई बुकिंग का भी आगाज़ नहीं किया। हम कहाँ करें, जबकि दीगर ममालिक ना सिर्फ वैक्सीन के हवाले से काम भी कर चुके हैं, वैक्सीनेशन का अमल भी शुरू हो गया। बहुत शुक्रिया, आपने मतलब बड़ा अहम सवाल किया है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि एक्चुअली हमारी जो कौम है या हमारा जो मुल्क है वो अपनी तो हमारे यहाँ कोई तहकीक इस किस्म की हुई नहीं है या होती नहीं है। हम डिपेंडेंट हैं मतलब दुनिया की होने वाली तहकीक पे, और हमारे पास फिर इतने माली वसाइल भी हमारे ऐसे नहीं है कि हम जल्दी उसको कर सकें। फिर हमारे पॉलिसी साज जो हैं वो भी थोड़े से इतने एक्टिव नहीं है कि इसको पहले से उनको सेंस करना चाहिए था कि अगर दुनिया में वैक्सीन बन रही है तो पहले से उसको बुकिंग कराते या उसके बारे में सोचते। लेकिन ये कि अब दुनिया में जाहिर है कि आज से जिस तरह रशिया वाले भी शुरू कर रहे हैं अपनी और बाकी दुनिया में शुरू हो जाएगी, तो मुझे नहीं लगता कि आइंदा आने वाले 6 महीनों से पहले मतलब पाकिस्तान में कोई वैक्सीन का कोई ऐसी अवेलेबिलिटी होगी। इसलिए कि अभी तक तो हम लोग डोनर एजेंसी से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसके लिए हमें रकम फराहम करें। तो ये सूरत हाल बहुत ख़राब है और मैं अपने सामीन से और आपसे भी ये शेयर करना चाहता हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है कोरोना की बहुत ज़्यादा खतरनाक हद तक बढ़ रही है। और मैं अपना एक पर्सनल आपसे मतलब एक ग्रीफ या पर्सनल जरा दुख जो है वो ये है कि आज की ये जो पिछले 24 घंटे गुजरे हैं, मेरे अपने 2 क्लास फेलो डॉक्टर्स जो हैं वो दोनों के दोनों कोरोना का शिकार होकर जिंदगी की बात है। और डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। 40 से ज़्यादा डॉक्टर सिर्फ कराची में अपनी जान दे चुके हैं इसमें, और उसके अलावा पैरामेडिक्स भी हैं और उसके अलावा और भी लोग हैं। और लोग जो है वो इस बात को नहीं समझ रहे हैं, लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं। और हम अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं, हमारी जो मजहबी एक्टिविटीज़ हैं, हमारी सियासी एक्टिविटीज़ हैं, हमारी कल्चरल हैं, उसके अलावा हमारी शादी ब्याह के जो एक्टिविटीज़, यानी कि लोगों को ये समझना होगा कि केसेस बढ़ रहे हैं, वैक्सीन से हम अभी बहुत दूर हैं और हमारे पास अभी कोई और जरिया नहीं है कि हम सिर्फ एहतियात करें। कोई जरिया नहीं है। डॉक्टर साहब आपने कहा 6 महीने, हुकूमत तो 3-4 महीने कह रही है, आप 6 महीने कह रहे हैं। 6 महीने बाद केसेस कहाँ होंगे? हाँ, अल्लाह करे कि ये केसेस कम हो जाए, इसलिए कि हम तो फिलहाल पहले वाले जो हमारे कुछ केसेस कम हुए थे और जिसके ऊपर हम तो उसके जश्न मनाने से फारिग होंगे तो फिर दूसरे मरहले की तरफ हम सोचेंगे ना। हम तो फिलहाल वही वाला जश्न मना रहे हैं कि हमने तो बहुत अच्छा मतलब पहले किया था। तो ये जश्न मेरे ख्याल में खत्म हो जाना चाहिए और जो नई रियलिटीज जो है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसके हवाले से बात करके काम करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब का। और असल यही बात जो डॉक्टर साहब ने कही है कि केसेस बढ़ रहे हैं, हम एक गरीब मुल्क हैं, अभी हमारे पास बुकिंग भी नहीं हुई है, हम 6 महीने दूर हैं। ये एक टेंटेटिव वक्त बताया डॉक्टर साहब ने कि अभी पाकिस्तान 6 महीने दूर है कि वैक्सीन हमारे पास आए और फिर लगना शुरू हो। किस तरीके से उसकी दर्जाबंदी होगी, तो फिलहाल एक ही ज़रिया है और वो है एहतियात। अगर आप चाहते हैं कि वायरस आपके घर में ना आए तो एहतियात ज़रूर कीजिए। जश्न मनाना हुकूमत को भी छोड़ना होगा कि पिछली कामयाबियों का जश्न किया था। फिलहाल जो रियलिटी है वो ये है कि केसेस भी बढ़ रहे हैं, अमवात की तादाद भी बढ़ रही है और हमें एहतियात की ज़रूरत है। इसी के साथ ही प्रोग्राम का नाज़रीन वक्त खत्म होता है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।